स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कनिष्का कॉमर्स क्लासेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो देखिए, हमारा मांग की कीमत लॉज की श्रेणियां कंप्लीट कर ली थी हमने पिछली वीडियो में। आज इस वीडियो में हम करेंगे मांग की कीमत लॉज को मापने की कितनी विधियां हैं और उन विधियों के प्रकार, मतलब उन विधियों के नाम कौन कौन से हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, मांग की कीमत लॉज को मापने की कितनी विधि है? 3 विधि है। फर्स्ट, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसे हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज मेथड के नाम से भी जानते हैं। फिर सेकंड है ज्यामितीय विधि या बिंदु लॉज विधि, और थर्ड है व्यय विधि। तो ये 3 टाइप हैं आपके जो मांग की कीमत लॉज के आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो एक एक करके इनको करते हैं कवर। देखिए, फर्स्ट क्या है? अनुपातिक या प्रतिशत विधि। क्या होती है ये विधि? देखिए, इस विधि में मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन की मांग के प्रतिशत परिवर्तन से तुलना करते हैं। जैसे कि मांग की लॉज हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखी थी। तो देखा था कि हमने 2 चर देखे थे, एक आश्रित चर देखा था और एक देखा था स्वतंत्र चर। जैसे कि नाम से ही पता हो रहा है, स्वतंत्र चर वह चर होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, यानी कि वो अपना काम या फिर जो कुछ भी होता है वो अपने लेवल पे करता है। जो कुछ भी चेंज करेगा वो अपने लेवल पे करेगा, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेगा। और आश्रित चर वह चर जो दूसरे चर पे क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है, यानी कि दूसरे चर पे निर्भर रहता है। वो कौन सा हो गया? आश्रित चर। तो आश्रित चर एक तरीके से हम देखें अपने दैनिक जीवन में तो क्या हो गया, जिस तरीके से हमारे माँ बाप है वो तो क्या हो गया? स्वतंत्र चर। वो अपना डिसीजन अपने आप लेते हैं, सब चीज अपने आप करते हैं। लेकिन हमारे लिए अगर देखा जाए तो हम क्या हो गए? आश्रित चर, क्योंकि हम अपने माता पिता पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उन पर निर्भर रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी बात करनी होती है तो हम उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। और ये आदत अच्छी भी है, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, इसलिए हमें जो भी काम करना चाहिए माँ बाप की इच्छा से और उनकी समझदारी के साथ में करना चाहिए। तो देखिए, आगे देखते हैं क्या है अनुपातिक या प्रतिशत विधि की मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का मांग में प्रतिशत परिवर्तन से तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपातिक या प्रतिशत विधि। तो जब आश्रित चर और स्वतंत्र चर होता है तो उनके अंदर क्या कर लेते हैं? हम अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालते हैं तो जो आश्रित चर होता है वो कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, और जो स्वतंत्र चर रहता है वो रहता है नीचे। यानी कि ऐसा चर या फिर ऐसी कोई भी डिजिट या फिर तत्व मान लीजिए जिसके ऊपर दूसरा तत्व क्या होता है? मतलब निर्भर रहता है, वो चर हो गया आश्रित चर। तो ऐसा चर जो जिसके कारण, जिसमें परिवर्तन होने के कारण अन्य में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाता है? आश्रित चर। तो हमेशा स्वतंत्र चर को हम कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, यानी कि जिसमें बदलाव होता है। और जिसमें बदलाव की वजह से दूसरा चर जो होता है परिवर्तित होता है, उसको हम रखते हैं ऊपर। तो अनुपातिक या प्रतिशत विधि में क्या होता है? मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि कीमत के प्रतिशत परिवर्तन और मांग के प्रतिशत परिवर्तन की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इसे दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं? मांग में प्रतिशत परिवर्तन में मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन का भाग देकर जो ज्ञात की जाती है क्या होती है? अनुपातिक प्रतिशत विधि कहलाती है। मूल्य या मांग का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करके निम्न सूत्र द्वारा मांग के मूल्य की सापेक्षता ज्ञात की जाती है, यानी कि मांग की लॉज ज्ञात की जाती है। तो मूल्य या मांग, मूल्य हो गया कीमत और मांग हो गई आपकी डिमांड। तो प्राइस और डिमांड का जो प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि उन दोनों में कितना परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन निकाल लेने के बाद में हम क्या करते हैं? सूत्र लगाते हैं और मांग की लॉज की क्या कर लेते हैं? गणना कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था ये सूत्र कि मांग की मूल्य लॉज या कीमत लॉज क्या होती है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत या मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। हमें गिवन होगा कि मांग में परिवर्तन कितना हुआ और मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ, वो दोनों हमें गिवन होगा। उससे हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, मूल्य का प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे और फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं? सॉल्व कर देंगे। अगर हमें डायरेक्ट ही प्रतिशत परिवर्तन दे रखा हो तो हम डायरेक्ट भी करके निकाल देंगे। जैसे कि हमें डायरेक्ट ना दे रखा हो, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि पहले दे देंगे प्राइस 0 क्या थी और P1 आप प्राइस का क्या हो गया। जैसे मान लीजिए पहले प्राइस क्या था? 10 रुपए था, अब प्राइस कितने हो गए? 8 रुपए हो गए। तो ये प्राइस का परिवर्तन कितना हुआ? 2। तो इसको तो ले लेंगे नीचे। और पहले क्वांटिटी कितनी थी आपकी? Q0। मान लीजिए पहले आप मांग रहे थे कितनी? 8 इकाइयां, लेकिन प्राइस में परिवर्तन हुआ तो अब क्वांटिटी कितनी मांग रहे हैं आप? 10। तो इनका परिवर्तन भी कितना हुआ? 2। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी में चेंज और प्राइस में चेंज। इन दोनों चेंज को लेकर हम क्या कर देते हैं? फॉर्मूले में डालकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं।
इसको याद करने का देखिए सबसे इजी तरीका क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज हुआ, और चेंज इन प्राइस। यहाँ हमने क्यू लिया तो क्यू कहाँ चला जाएगा, नीचे, और प्राइस हमने नीचे लिया तो प्राइस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी कि चेंज इन प्राइस को नीचे लिया तो प्राइस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी कि और चेंज इन क्यू को ऊपर लिया तो क्वांटिटी हमारी कहाँ चली जाएगी, नीचे। मान लीजिए आपके पास कोई उदाहरण लीजिए, प्राइस दे रखा है आपका 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या है कि एक उदाहरण के रूप में कोई वस्तु है, उसके प्राइस में कितने वो ही चेंज हुआ, 10% से उसके प्राइस में बदलाव आ गया, तो उसकी मांग में 10% से क्या आ गई, कमी आ गई। तो इसे फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो देखिए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना दे रखा है हमें, 10%, 10 लिख देंगे यहाँ पे। और प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन कितना दे रखा है, 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगी, तो मांग की लोच हमारी कितनी आ जाएगी, 1। इस तरीके से हम मांग की मूल्य लोच या कीमत लोच को निकाल सकते हैं। किस मेथड से, आनुपातिक या प्रतिशत विधि के द्वारा। देखिए जैसे कि हमें पता है प्राइस में और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। तो जो मांग की जो लोच दिखाई जाती है हमेशा माइनस के साइन से दिखाई जाती है। तो आप इसको किससे डिनोट करोगे, माइनस के साइन से। लेकिन इस माइनस को हमें कैलकुलेशन लेते टाइम में ध्यान में नहीं रखना है। चलिए अब देखते हैं सेकंड मेथड क्या है, ज्यामितीय विधि या बिंदु विधि। तो ज्यामितीय विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना में किया जाता है। देखिए क्या कहा कि ज्यामितीय विधि जो होती है आपकी, उसका प्रयोग कब करते हैं, मांग वक्र में। यानी कि कोई भी आपको मांग वक्र ले रखा है, ये मांग वक्र में कोई भी एक बिंदु ले लिया जाता है, उस बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना की जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय, क्योंकि बिंदु नाम से पता चल रहा है बिंदु। तो इसमें क्या किया, मांग वक्र पर एक बिंदु ले लिया जाता है, उस बिंदु से क्या किया जाता है, मांग की लोच की गणना की जाती है। मांग वक्र के जिस बिंदु पर मूल्य लोच सापेक्षता का पता लगाना होता है, यानी कि मान लीजिए 2-3 बिंदु हमने ले लिए यहाँ पे, जिस भी बिंदु पर हमें पता लगाना होता है तो उस बिंदु का क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है। और स्पर्श रेखा खींचकर हम क्या कर सकते हैं, मांग की मूल्य लोच या फिर मांग की कीमत लोच या मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मांग की कीमत लोच ज्यामितीय विधि से निकालने का एक सूत्र दिया हुआ है, जो एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है। क्या है वो सूत्र, मांग की मूल्य लोच या कीमत लोच। मांग वक्र का निचला हिस्सा, मान लीजिए ये मांग वक्र है आपका, और इसमें हमने पी बिंदु डिनोट कर दिया, और इस मांग वक्र को हमने क्या नाम दे दिया, ए बी दे दिया। तो मांग वक्र का निचला हिस्सा, तो मांग वक्र का निचला हिस्सा क्या हुआ, पी बी। तो निचला हिस्सा तो कहाँ रख लेते हैं हम, डिवाइड के ऊपर। और मांग वक्र का ऊपरी भाग, तो देखिए मांग वक्र के ये बिंदु लिया हमने, तो मांग वक्र का ये हो गया ऊपरी भाग, तो ये हो गया हमारा ऊपरी भाग ए और पी। तो मांग वक्र का निचला भाग पी बी और मांग वक्र का ऊपरा भाग ए बी। इससे हम क्या कर सकते हैं, मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। आगे डायग्राम के जरिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या बनाया, एक वाई अक्ष पे हमने ले लिया मांग की मात्रा, सॉरी एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे ले लिया हमने क्या, कीमत। इसमें हमने क्या खींची दी, एक ए बी सरल रेखा खींची है। ए बी सरल रेखा खींची जो क्या है, मांग फलन को बता रही है। मांग फलन क्या होता है, कीमत और मांग के बीच में जो गुणात्मक संबंध पाया जाता है, फलनात्मक संबंध पाया जाता है, उसको हमने क्या कहा, मांग फलन कहा। तो ये ए बी क्या हमारी मांग फलन रेखा है। अब इसमें हमने कोई भी एक बिंदु ले लिया बीच में, मिड में पी। अब हम निकालना चाहते हैं, ये पी बिंदु लिया, इसके बाद कुछ ही इसी लेवल पे इतनी ही दूरी पर हमने एम बिंदु लिया, और उतनी दूरी पर हमने बी बिंदु लिया। सेम ऐसे पी के इस साइड में, ऊपर वाली साइड में एन बिंदु लिया, और एन के बाद में ए बिंदु लिया। तो मान के देखिए एक बार, इस सरल रेखा में जो पी बिंदु है क्या हमारा मध्य बिंदु है। और अगर हम मांग की लोच ज्ञात करना चाहेंगे तो ये पी बिंदु क्या करता है, इसको भी और इस वाले पार्ट को भी, यानी कि इस सरल रेखा को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। 2 भाग यानी कि ए पी और पी बी। तो 2 भागों में इन्होंने बांटा, तो जो ऊपरी हिस्सा है या फिर ऊपरी भाग है या फिर निचली हिस्सा यानी कि नीचे वाला भाग है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या होगी, मांग की लोच होगी। अब कोई आपसे पूछे पी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, तो देखिए ये वाला पार्ट भी हमारा और ये वाला पार्ट भी, दोनों क्या है, इक्वल है। तो मांग की लोच यहाँ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि बराबर हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ दिया हुआ है, पी बिंदु पर लोच का माप होगा कैसे, मांग वक्र का निचली हिस्सा और मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। तो मांग वक्र का निचला हिस्सा क्या है, पी बी, तो ये हो गया पी बी। पी बिंदु से मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा क्या हो गया, पी ए, तो ये हो गया हमारा पी ए। दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो इसलिए क्या हो गया 1। मान लीजिए ई डी हम निकालना चाहे किस बिंदु पर, एम बिंदु पर। तो एम बिंदु पर निचला हिस्सा क्या है हमारा, एम और बी है ये हमारा निचला हिस्सा। तो एम बी को हमने ऊपर रख लिया। ऊपरी हिस्सा क्या है हमारा, ए एम। ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, ए और एम। तो ये क्या हो जाएगी, एम में लिख दो या फिर ए एम लिख दो।
यहाँ देखिए ये क्या है, छोटा, और ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा, तो ED ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सेम ऐसे आप लोगे किस बिंदु पर, बी बिंदु पर। बी बिंदु पर जब आप लोगे तो देखिए नीचे वाला हिस्सा क्या आपका 0, आपने यहाँ 0 लिख दिया, और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, ए और बी, यानी सॉरी ए और बी नहीं, ए बी, तो ए बी आपने नीचे वाला हिस्सा ले लिया। तो ये 0 है, ये ग्रेटर देन है, तो क्या हो गया 0। नेक्स्ट देखिए एन बिंदु पर देखोगे, निचला हिस्सा क्या है एन बिंदु पर, एन और बी, सॉरी और क्यों, एन बी, ये आपका क्या है निचला हिस्सा, ये हो गया एन बी, और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया एन ए। तो यहाँ आपकी ईडी कितनी होगी, ग्रेटर देन 1। सॉरी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, मिस्टेक है, एक बार रुकिए चेंज करके देखते हैं क्या गड़बड़ है। लिखने में कोई मिस्टेक नहीं, बोलने में मिस्टेक हुई थी पहले। ईडी लेस देन 1 है यहाँ पे, यहाँ मैंने ग्रेटर देन बोल दिया था, और यहाँ ईडी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एम बिंदु पर तो क्या है इकाई से कम है, और एन बिंदु पर इकाई से अधिक है। अगर ए बिंदु पर देखें तो हम क्या हो जाएगी अनंत। ए बिंदु पर निचला हिस्सा कौन सा है, ए बी, यानी कि बी ए मान लीजिए, अच्छा इसे तो ए बी लिख दीजिए, और ऊपरी हिस्सा कितना हो गया 0, तो क्या डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अनंत। तो आई होप आपको ये दोनों विधियां समझ में आई होगी, कौन कौन सी, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, और दूसरी ज्यामिति या फिर बिंदुलोच विधि। अगली विधि हमारी व्यय विधि या फिर कुल आगम या व्यय विधि, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का क्या कर सके, लाभ उठा सके, और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।